नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एमपीजी में राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य ये नोट्स हैं जो रिवीजन के लिए आपको बहुत हेल्प करेंगे। देख सकते हैं आप कैसे ऐसे फैक्ट को नोट किया गया है। आप इससे बहुत जल्दी रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे, तो वन्यजीव अभ्यारण्य में क्या अंतर है? वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर है? इसका आंसर मैं लास्ट में बताऊंगी। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो मेरा पहला राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किशोर राष्ट्रीय उद्यान, जो मंडला में स्थित है। 1933 में से वन्यजीव अभ्यारण्य के तौर पर स्थापित किया गया था। 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया। आपको बता दूं, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में लाया गया था। 1940 किलोमीटर पर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल है। एमपी का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यह एमपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व बैंक की सहायता से यहाँ पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चलाई जा रही है, जिसमें बांधवगढ़ कान्हा-किसली के मध्य जंगल गलियारा का निर्माण किया जा रहा है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसकी सहायता से जंगल गलियारा का निर्माण किया जा रहा है और किन किन राष्ट्रीय उद्यान के बीच किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप। एमपी का पहला राष्ट्रीय उद्यान जहां हवाई पट्टी सुविधा उपस्थित है। ब्रेडी प्रजाति का वारसिंग केवल यहीं पर पाया जाता है। आप याद रखिए, बहुत मोस्ट पॉइंट है। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसने अपना शुभांकर 2017 में जारी किया। एक पूछ सकता है कि कान्हा-किसली ने अपना शुभांकर किस वर्ष जारी किया, तो आप याद रखें 2017 में। और कान्हा-किसली का शुभांकर क्या है तो आपको पता होना चाहिए, भूसेंदा बारहसिंगा, ये यहाँ का शुभांकर है। इसकी डिज़ाइन रोहन चक्रवर्ती ने की थी, ये आप याद रखें। और यहाँ पर भूसेन प्ले स्कूल प्रस्तावित है। ओके, होलू घाटी और बंजर घाटी पाई जाती है। होलू नदी और बंजर नदी प्रवाहित होती हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान से कौन कौन सी नदी प्रभावित होती हैं, तो आपको याद रखना होलू एंड बंजर नदियाँ। ओके, हमारा कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पूछ सकते कहाँ पर स्थित है, तो ये पन्ना एंड छतरपुर में है। पन्ना में ज़्यादा आता है, मतलब पन्ना में इसका एरिया ज़्यादा आता है, छतरपुर में इसका एरिया थोड़ा आता है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी और प्रोजेक्ट टाइगर में इसे 1994 में शामिल कर लिया गया, अर्थात 13 वर्ष बाद इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया। क्षेत्रफल इसका 542 किलोमीटर पर स्क्वायर है। एमपी का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। एमपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली है और दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। इसे भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न कहा जाता है। क्वेश्चन याद रखें, एक पॉइंट याद रखें कि किससे भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। चिंकारा की अधिकता के कारण इसकी तुलना सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। तो आपको याद रखना है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की तुलना किस राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है और किसके लिए की जाती है। तो इसके लिए
हमें याद रखना है कि इसकी तुलना चिंकारा की अधिकता के कारण सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। ओके, इसको भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से 2017 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान का पुरस्कार भी मिल चुका है, यह याद रखें। यहाँ पर पांडव जलप्रपात स्थित है, तो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये अक्सर एग्ज़ाम में आता रहता है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के पास कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो आपको याद रखना है पांडव जलप्रपात स्थित है। इसके बीचों बीच कैन नदी प्रभावित होती है। रेप्टाइल्स पार्क यहाँ स्थित होते हैं, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर रेप्टाइल्स पार्क भी स्थित है। जंगली भैंसें सर्वाधिक पाई जाती हैं। यहाँ गिद्ध पुनर्वास केंद्र स्थित है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में गिद्ध पुनर्वास केंद्र स्थित है, तो आप इसको याद रखें। और हमारे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे ख़त्म होता है। हम स्टार्ट करते हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1981 में की गई। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की भी स्थापना 1981 में की गई, इसको आप याद रखें। प्रोजेक्ट टाइगर में से 1999 से 2000 में शामिल कर लिया गया। क्षेत्रफल इसका 524 किलोमीटर पर स्क्वायर है। यह एमपी का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ से डेनवर नदी प्रभावित होती है। सर्वाधिक कृष्ण मृग की प्रजाति है कृष्ण मृग, गौर पशु यहाँ पर पाया जाता है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। इसको पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। यह भारत में बाघों का डीएनए टेस्ट करने वाला एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर डीएनए टेस्ट करने वाला एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है। अब इसको याद रखें। मडई-वन रेंज ये है, इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। आपका संजय डोगरी राष्ट्रीय उद्यान स्टार्ट होता है। ये आपके सीधी एंड छत्तीसगढ़ में आता है। पहले यह एमपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था, बट जब इस एमपी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में डिवाइड हो गया तब ये छोटा हो गया। इसको संजय डोगरी राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। छत्तीसगढ़ में इसका नाम बदल दिया गया, इसको गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहा जाने लगा। स्थापना इसकी 1983 में की गई थी। टाइगर प्रोजेक्ट में से 2008 से 2009 में शामिल कर लिया गया। छत्तीसगढ़ में इसका नाम गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। बनास नदी यहाँ से प्रभावित होती है। पर्यटन स्थल, यहाँ के जो पर्यटन स्थल है वो है कन्हैया दाह जलप्रपात एंड रामदाय कुंड। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि संजय डोगरी राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से पर्यटनीय स्थल हैं, तो ये आपको याद रखना है कन्हैया दाह जलप्रपात एंड रामदाय कुंड। इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जो सिवनी छिंदवाड़ा नागपुर में आता है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। 1992 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया। और याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर है इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम है। तो इसमें कंफ्यूज मत हो, इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान एंड पेंच राष्ट्रीय उद्यान एक ही है, ठीक है। नोट के तौर पर याद रख लें। परंतु इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में भी है। आप इसको एक बार सोचें कि इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान है तो ये ओनली एमपी में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में भी स्थित है। अब इसको भी याद रखें, ओके।
इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मोगली लैंड की तर्ज पर बनाया गया है। 1 मिनट रुकिएगा। तो यहाँ फिर जो रुडयार्ड किपलिंग थी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जंगल बुक। जंगल बुक ये क्वेश्चन आ सकता है, जंगल बुक की किसने लिखी है? तो रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है। ओके, तो यहाँ पर जो मोगली, आपने कार्टून आता भी है मोगली, तो आपने देखा भी होगा। तो ये जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर जंगल बुक में जो मोगली है उसकी कल्पना की गई थी, तो जिसके कारण इसे मोगली लैंड कहा जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखें, बहुत मोस्ट पॉइंट है। और इसका वर्णन अकबरनामा में मिलता है। जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, इसका वर्णन अकबरनामा में मिलता है, इसको आप याद रखें। इसके बीचों बीच में पेंच व हिरी नदी प्रभावित होती है। ओके, हमारे यहीं पे पेंच राष्ट्रीय उद्यान ख़त्म होता है और हम स्टार्ट करते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो उमरिया में स्थित है। स्थापना इसकी 1968 में की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर में से 1993 में शामिल कर लिया गया। ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये आपको याद होना चाहिए हर हाल में कि ऐसा एमपी का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो इसका आंसर है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ओके, तो जो बघेल राजाओं थे उनकी शिकार स्थली थी यहाँ पे। ठीक है, याद भी रखना, इसलिए बघेल राजाओं की शिकार स्थली यानी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बाघों के घनत्व होने के कारण इसकी तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। या क्वेश्चन याद रखना है कि किसकी अधिकता के कारण, बाघों के घनत्व होने के कारण इसकी तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। ओके, यहाँ स्वर्णगंगा नदी प्रभावित होती है। यहाँ पे कौन सी नदी प्रभावित होती है? स्वर्णगंगा नदी प्रभावित होती है। यहाँ बांस की सर्वाधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर बांस की सर्वाधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जो आपको भोपाल में देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी, 1979 में की गई थी। ये नगरीय क्षेत्र के बीचों बीच एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखें, नगरीय क्षेत्र के बीच एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल। प्रथम सर्फ उद्यान यहीं स्थापित किया गया है। आधुनिक चिड़ियाघर भी यहीं, इसे आधुनिक चिड़ियाघर भी कहा जाता है। इसका नाम याद रखें आप। ISO 9001/2008 अवार्ड प्राप्त करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ बर्ड इंटरप्रिटेशन पार्क स्थित है। यहाँ बर्ड इंटरप्रिटेशन पार्क स्थित है, जिसमें पक्षियों को गोद लेने की योजना प्रारंभ है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पक्षियों को गोद लेने की योजना है। तो याद रखिएगा, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में बर्ड इंटरप्रिटेशन पार्क स्थित है, जिसमें पक्षियों को गोद लेने की योजना प्रारंभ है। नेक्स्ट है माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो सिवनी में स्थित है। स्थापना इसकी 1958 में की गई थी। यहाँ से मनिहार नदी प्रभावित होती है। यहाँ की जो प्रमुख ज़िले हैं, इसमें है शांख सागर, जाधव सागर और माधव सागर, यहाँ की झीलें हैं।
यहाँ पहाड़ी की चोटी पर भव्य जॉर्ज कैसल भवन स्थित है। जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण जॉर्ज पंचम मेरी के स्वागत के लिए 1911 में किया गया था, लेकिन किसी कारणवश उनका आगमन नहीं हुआ। तो आपको याद रखना है कि जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ की पहाड़ियों की चोटी पर भव्य जॉर्ज कैसल भवन स्थित है। ये जॉर्ज भवन कैसल किसके स्वागत में इसका निर्माण किया गया था? तो ये जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागत में स्थापित किया गया था। और ये कब इसका निर्माण किया गया था? 1911 में, बट किसी कारणवश वो यहाँ पर आ नहीं पाए थे। ठीक है, सर्वाधिक तेंदुआ भी यहीं पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो डिंडोरी में है। स्थापना इसकी 1983 में। पहला जीवाश्म पार्क है। क्षेत्रफल 0.27, सबसे छोटा एमपी का। खुद सोचें 0.27 क्या है क्षेत्रफल इसका कुछ भी तो नहीं, बहुत छोटा है। सबसे छोटा एमपी का और भारत का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, इसका आप याद रखें। अब नेक्स्ट है आपका डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो धार में है। 2011 में बनाया गया था। डायनासोर के अंडे के जीवाश्म रखे गए हैं। यहाँ पे जो डायनासोर है उसके अंडे के जीवाश्म रखे गए हैं। जवेट नदी यहीं से प्रभावित होती है। नेक्स्ट आपका कोनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में है। श्योपुर भिंड मुरैना श्योपुर वाला श्योपुर और श्योपुर में अंतर है, ठीक है, इसको आप कंफ्यूज मत हो करें इसमें। इसकी स्थापना 2018 में की गई थी। कोनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 2018 में की गई थी। यहाँ से कोनो नदी प्रवाहित होती है, जिसके कारण इसे कोनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान नाम दिया गया है। कोनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान ने चिंटू चीता नामक शुभंकर जारी किया है। अब इसको देख सकते हैं, बहुत अच्छा शुभंकर है, बहुत देखने में बहुत अच्छा लगता है। चिंटू चीता शुभंकर जारी किया गया है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का शुभंकर क्या था, याद है आपको? बताओ। नेक्स्ट है आपका ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो खंडवा में है। इसमें ज़्यादा कुछ फैक्ट है नहीं। अब आते हैं मध्य प्रदेश के वन्यजीव अभ्यारण्य। तो अब इसको याद करना पड़ेगा किस लिए है, ज़्यादा खास है नहीं। तो वन्यजीव अभ्यारण्य घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर में है। करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी में है। ये किस लिए है? सोन चिड़िया के लिए अभ्यारण्य है। घाटी गांव अभ्यारण्य एंड करेरा अभ्यारण्य। ओके, फिर आता है आपका सरदार अभ्यारण्य जो धार में है। सराना अभ्यारण्य रतलाम में, खैर मोर पक्षी के लिए है। तो आप ऐसे करना कि खैर मोर पक्षी के लिए कितने अभ्यारण्य? सरदारपुर अभ्यारण्य जो धार में है, सलाना अभ्यारण्य जो रतलाम में है। इससे आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अब घड़ियालों के लिए कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो आप ऐसे कर लें। तो भिंड मुरैना में आता है चंबल अभ्यारण्य, जिसमें डॉल्फिन का संरक्षण होता है। डॉल्फिन जानते हो, डॉल्फिन का संरक्षण होता है। और दूसरा आता है कैन अभ्यारण्य जो छतरपुर और पन्ना में आता है। और सोन अभ्यारण्य सीधी शहडोल में आता है। ये घड़ियालों के लिए है। फिर आपका नौनादेही अभ्यारण्य जो सागर में है। क्षेत्रफल इसका 1194.670 किलोमीटर पर स्क्वायर है। सबसे बड़ा है ये अभ्यारण्य, याद रखिएगा। एमपी का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौनादेही अभ्यारण्य है जो सागर में स्थित है। ओरछा अभ्यारण्य जो निवाड़ी में है। गयूर अभ्यारण्य पन्ना में। संजय डुगरी अभ्यारण्य सीधी में। और बगदरा अभ्यारण्य सीधी में। तो याद रखें, सीधी में कितने अभ्यारण्य? संजय डुगरी अभ्यारण्य, बगदरा अभ्यारण्य। पनपटा अभ्यारण्य उमरिया शहडोल। फैन अभ्यारण्य मंडला में। फैच अभ्यारण्य सिवनी छिंदवाड़ा
पंचवटी अभयारण्य, होशंगाबाद बोरी अभयारण्य। होशंगाबाद ये अभयारण्य ये अभयारण्य बांसों के वनों से घिरा हुआ है। कालीभीत अभयारण्य बैतूल। गांधी सागर अभयारण्य मंदसौर, यहाँ से चंबल नदी बहती है। सिवनी अभयारण्य देवास में है। जामनेर नदी बहती है यहाँ से। कामधेनु अभयारण्य आगर मालवा, नीलगाय का संरक्षण किया जाता है। अब वैसे भी याद कर सकते हैं कामधेनु का अर्थ क्या होता है, गाय, और यहाँ नीलगाय का संरक्षण किया जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि नीलगाय का संरक्षण किस अभयारण्य में किया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा कामधेनु अभयारण्य। देखो धेनु गाय, ऐसे नीलगाय कामधेनु अभयारण्य रहती है। कहाँ पर है, आगरमालवा में। रातापानी अभयारण्य रायसेन 2013 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। सिंघौरी अभयारण्य रायसेन। नरसिंहगढ़ अभयारण्य राजगढ़, मोरों का स्वर्ग कहते हैं। जो नरसिंहगढ़ अभयारण्य है उसको मोरों का स्वर्ग कहते हैं। चिड़ियों का तालाब, झील यहीं पर स्थित है। रालामंडल इंदौर सबसे छोटा क्षेत्रफल 2.345 किलोमीटर पर स्क्वायर है। सबसे बड़ा है नौरदेही अभयारण्य, सबसे छोटा है रालामंडल, ठीक है। और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है आपका कनककेसरी, 940 किलोमीटर पर स्क्वायर का क्षेत्रफल है। और सबसे छोटा है सबसे छोटा कौन सा था, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जिसका क्षेत्रफल 0.27 किलोमीटर है। तो अब याद रखेंगे इसको। सूर्यमानिया मंदाता खंडवा में आते हैं। मयूर अभयारण्य झाबुआ। कट्टीवाड़ा अभयारण्य अलीराजपुर। नूरजहां आम प्रजाति, यहाँ पर नूरजहां आम प्रजाति है। वीरांगना दुर्गावती अभयारण्य दमोह। जो 11 नए वन जीव अभयारण्य हैं जो प्रस्तावित हैं कि वो आगे चल के अभयारण्य के रूप में इनको दर्जा दिया जाएगा, तो इसमें आपका है महात्मा गांधी अभयारण्य बुरहानपुर। अहिला होलकर अभयारण्य इंदौर। माधव राव सिंधिया अभयारण्य श्योपुर। सरदार वल्लभ भाई पटेल अभयारण्य सीहोर। इंदिरा गांधी अभयारण्य नरसिंहपुर। राजा दलपत साय अभयारण्य मंडला। जमुना देवी अभयारण्य धार। राजेंद्र प्रसाद अभयारण्य हरदा। ओंकारेश्वर अभयारण्य खंडवा। राधोगढ़ अभयारण्य गुना। भीमराव अम्बेडकर अभयारण्य सागर। तो इनको इतना ज़रूरी नहीं है, आप करने को कर सकते हैं, बाकी इतना ज़रूरी है नहीं है। तो आगे आपके स्टार्ट होते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व। एमपी में इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, 18। इसमें से 10 यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हैं, याद रखें 18 हैं। 10 यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और 3 एमपी में। नोट 1986 में नीलगिरी भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है और कब इसको स्थापित किया गया, तो इसका हो जाएगा नीलगिरी 1986। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद करें। यूनेस्को में शामिल, यूनेस्को में कौन कौन से शामिल किए गए हैं, उनके यहाँ नाम दिए गए हैं, किस साल में इनको शामिल किया गया है वो दिया गया है, ठीक है। तो अब देखें इनको, बायोस्फीयर रिजर्व है वो भी बताया गया है हमको। यूनेस्को में शामिल 2009 में यूनेस्को में पंचमढ़ी होशंगाबाद को शामिल कर लिया गया। 1999 में भी बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल था।
2012 में से यूनेस्को में अचानक माल छत्तीसगढ़ और एमपी में आता है। अमरकंटक के पास है ये। 2005 में 2020 में यूनेस्को में पन्ना और छतरपुर में आता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना छतरपुर में आता है। 2011 में इस बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल कर लिया गया। इसके अंतर्गत गंगेऊ अभ्यारण्य पन्ना राष्ट्रीय उद्यान शामिल है पन्ना के अंतर्गत। ओके, तो थैंक यू गाइस, हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है। धन्यवाद।